झरिया के केंदुआडीह में कोयला चोरों ने स्पेशल ब्रांच के एएसआई की बेरहमी से पिटाई कर दी। दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में वर्दी वाले की पिटाई होता देख स्थानीय लोग सहम गए। किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो एएसआई को बचाने आगे आए। कोयला चोरों के दुस्साहस की अब कोयलांचल में लगातार चर्चा हो रही है, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। झरिया में कोयला चोरों की गुंडागर्दी, स्पेशल क्राइम ब्रांच के एएसआई को बेरहमी से पीटा। दिन के उजाले में हो रही कोयला चोरी। कोयला चोर इतना आतंकी हो गया है कि मैंने वर्दी को भी वर्दी नहीं समझ रहा, वो शासन और प्रशासन कुछ नहीं समझ रहा, इतना आतंक फैला चुका है। ये दर्द है सिक्योरिटी इंचार्ज एसएन यादव का। कोयला चोरों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि वो अब वर्दी को भी नहीं बख्श रहे। झरिया में कोयला चोरों की गुंडागर्दी के सामने प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है। रविवार को स्पेशल क्राइम ब्रांच के एएसआई अनुज कुमार को कोयला चोरों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। हमने यहाँ पहुंचा तो देखा कि नहीं, प्रशासन के साथ यहाँ पर उस कोयला चोरों के द्वारा उन पर हमला किया गया, और जो हमला किया गया तो उन लोगों को, उनका पत्नी भी साथ में थी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, जो कि गलत किया गया है। और जब वो बोल रहे कि हम खुद प्रशासन से हैं, हम पुलिस हैं, मेरे साथ ऐसा मत करो, तो भी कोयला चोर ने माना नहीं, उन पर हाथ चला दिया और जख्मी कर दिया। उनके पीठ में पूरा जख्म है। कोयला चोरों के सामने एएसआई गुहार लगाते रहे, लेकिन कोयला चोरों ने एक नहीं सुनी। पत्नी जब बचाने के लिए आई तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। एएसआई की पत्नी ने न ही कोयला चोरों पर अपना गुस्सा उतारा, बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाया। घटना घटी उसका एक्शन जाएगा कहीं तक? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हम बोल रहे हैं ना, हम भी बहुत देखे हैं। रेप होता है तो वो तो एक्शन जाता ही नहीं है, फाइल में बंद हो जाता है। जो रेप किया वो खुलेआम घूम रहा है, फिर किसी और का रेप कर दिया, यही तो होता है। और आज तो हम मार खाए हैं, पुलिस वाला मार खाए। एसपी क्या बोल रहे हैं? यही ना बोल रहे हैं कि तुम इधर एरिया नहीं था तो तुम इधर पे क्यों गया? क्या आप सही नहीं बताइए, क्या ये एरिया नहीं है? कुछ डीएनआर ये सब टेम्पो यही पे चलता है कि नहीं चलता है? तो एसपी ऐसा क्यों बोले? बताइए कि एरिया नहीं था। क्या यहाँ तो कोयला काम धंधा करने आए थे? कोई लेडीज के साथ आएगा धंधा करने यहाँ पे? बताइए आप अपना परिवार को आप लेके आइएगा, कोयला गाड़ी के पास नहीं लेके आइएगा। तो फिर एसपी ऐसा क्यों बोले? मार के इधर से भाग गया, क्या है? इधर से भागा, फिर ऊपर रिटर्न आया 5 आदमी लेके, 6 आदमी, क्या है? क्या है? अरे आप कोयला करो यार, कोई रोक रहा है तुमको? नहीं रोक रहा, तो फिर क्यों मार रहे हो? झरिया के एना कोलियारी से कोयला की ट्रांसपोर्टिंग होती है। इस दौरान कोयला चोर हाईवे वाहनों को रोककर खुलेआम कोयला उतारते हैं। रविवार को भी केंदुआडीह थाना क्षेत्र के शिमला बहाल के पास कुमार मंगलम स्टेडियम के पास हाईवा की साइटिंग को लेकर एएसआई और कोयला चोरों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद कोयला चोरों ने एएसआई की पिटाई कर दी। गाड़ी को रोक दिया जाता है, लाइन लगा दिया जाता है गाड़ी को, और हर गाड़ी से कोयला उतार करके जब तक उसका कोयला पूर्ति न होगी तब तक गाड़ी नहीं जाएगी। केंदुआडीह में एएसआई की पिटाई के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस एएसआई की पिटाई करने वालों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। फिर भी हर कोई सिर्फ एक ही सवाल उठा रहा है कि जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से अंकित की रिपोर्ट। तो साफ तौर पर आपने देखा कि झरिया के केंदुआडीह में किस तरीके से कोयला चोरों की कहीं न कहीं दुस्साहस जो देखने को मिली है, और कोयला चोरों की गुंडागर्दी लगातार सामने आ रही है। ऐसे में हमारे सहयोगी अंकित लगातार झरिया से लाइव बने हुए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, देखिए झरिया के केंदुआडीह में कोयला चोरों ने कहीं न कहीं स्पेशल ब्रांच के एएसआई की बेरहमी से पिटाई के बाद कई सवाल होने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहे थे, क्या कुछ वहां से अभी तक की पूरी जानकारी? बिल्कुल, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये मामला बड़ा ही संदेहास्पद मामला है कि एक तरफ कहा जाए कि स्पेशल ब्रांच के एसओपी जो कि कह सकते हैं अनुज कुमार सिंह, वो अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे थे, और इसी दरमियान जहां कह सकते हैं कि एना से बीएनआर साइडिंग का जो ट्रांसपोर्टिंग होता है उसी रास्ते में वो आते हैं, और आने के बाद में जो कोयला वहां उतारा जा रहा था, कोयला का डंपिंग देख करके आखिर क्या मंशा थी उनको कि वो अपने पत्नी को लेकर के वहां पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद में वहां जो डंपिंग के पास कोयला जो जमा था
वहां पर क्या आखिर कर रहे थे वो, ये तो बाद में पता चलने वाली बात है। जिसके बाद वहां पर उनकी पिटाई कर दी जाती है। बीच बचाव में जब उनकी पत्नी काजल देवी आती है तो उनके साथ भी मारपीट किया जाता है। पूरा मामला कहीं न कहीं कुछ जो है कि संदेहास्पद है और ये मामला छिपा हुआ है। वहीं बात करें अगर हम, तो जिस तरह से उनकी पत्नी के हवाले से जो आरोप लगाया जा रहा है कि पति को पीटता देख जब वो 4-5 बार केंदुआडी पुलिस को फोन किया और फोन करने के बाद वो नहीं पहुंचे वहां पर, जिसके बाद उनकी पत्नी का जिस तरह से आरोप है, तो कहीं न कहीं यह मामला जो है कुछ दबा हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए अंकित, बिल्कुल, और ये मामले का जब खुलासा होगा तब और भी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन साफ तौर पर अगर मान लीजिए कि वहां पे एएसआई पहुंचते भी हैं, उनकी पिटाई तो की ही जाती है, लेकिन उनकी पत्नी के भी बीच बचाव में उन्हें चोटें आती हैं, उन पर भी वार किया जाता है, अस्पताल में इलाज भी चलता है, कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से झरिया में या कह ले पूरे धनबाद में कोयला चोर जिस सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ये भी तो सवाल उठेंगे कि अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल, ये भी कहना बिल्कुल सही है कि जिस तरह से झरिया का नहीं कहे कि पूरे धनबाद की हम बात करें तो कोयला चोरों का या कोयला माफियाओं का जिस तरह से मनोबल बढ़ चुका है, तो कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जब पुलिस प्रशासन वर्दीधारी को ही पीटा जा रहा है तो आम जनता फिर क्या करेगी इसके लिए। तो कहीं ये सवाल जो है कि पुलिस प्रशासन पर भी खड़ी करती है। लेकिन जहां तक अगर कोयला चोरी की बात करें हम, तो लगातार पुलिस छापेमारी भी कर रही है, लगातार जो कि कोयला चोरी को नस्तनाबूद करने में प्रशासन कोई भी कदम नहीं छोड़ी है, एड़ी चोटी लगा रही है। लेकिन जिस तरह से वहां आज जो घटना घटी, ये पूरा मामला जो है कि संदेहास्पद है और जब बाद में इसका खुलासा होगा तो क्लियर हो पाएगी कि क्या मामला है। फिलहाल के लिए कहें तो केंदुआडी ओपी में जो है कि जो एएसआई है अनुज कुमार, उनका रिपोर्ट वहां दर्ज कर लिया गया है और उनको अस्पताल पीएमसीएच में भेजा गया है। जी चलिए, बिल्कुल अंकित, आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा है कि देखिए आवेदन दे दिया गया है, उनका अनुज कुमार ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है और ऐसे में पुलिस की मुस्तैदी भी लगातार वहां पे बढ़ गई है ताकि कोयला चोरों पर किस तरीके से नकेल कसा जाए, इसकी रणनीति तैयार की जा सके। देखिए आगे हम बात करें तो झरिया में कोयला माफियाओं की ओर से क्राइम स्पेशल ब्रांच के एएसआई अनुज कुमार के साथ मारपीट के मामले में बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा है कि अवैध खनन रोकने वाले अधिकारियों को टास्क फोर्स नहीं मिलता है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों के रवैये पर भी सवाल उठाया है। बोल रहा हूँ कि आज की डेट में चाहे सीओ हो चाहे वो डीएमओ हो, आज खनन क्षेत्र में जाने से डरता है। इसलिए डरता है क्योंकि उनको जो स्पेशल टास्क फोर्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और जब स्पेशल टास्क फोर्स नहीं मिलेगा तो इकलौता ये बॉलीवुड की पिक्चर नहीं चल रही है कि वो अकेला जाके सब माफिया से रोक पाएगा। या अमित मंडल अकेले बस का नहीं है कि वो जाके बालू माफियाओं से और कोयला माफियाओं से रोक पाएगा, अगर अमित मंडल एक नॉर्मल इंसान है तो। इसीलिए जनता आवाज नहीं उठाती है जब पदाधिकारियों का और अब इसी मामले पर हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, उनका रुख करेंगे और लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई झरिया से और कई तरह के सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले सीपीआई-एमएल से सुशांतो मुखर्जी जी हमारे साथ बने हुए। सुशांतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ है। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। कांग्रेस से हमारे साथ कमल ठाकुर जी बने हुए हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। चलिए कमल जी से पहले सवाल कर लेते हैं। देखिए आप लोगों की सरकार है झारखंड में और ऐसे में आपने ये पूरा मामला देखा झरिया में किस तरीके से एएसआई पर हमला किया जाता है कोयला चोरों की ओर से, और सिर्फ उन पर ही नहीं उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट की जाती है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। और ऐसे में आप लोग की सरकार है, जब पुलिस वहां पर कार्रवाई करती है लेकिन पुलिस सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, ये कैसे चलेगा? देखिए निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करने जाती है, लेकिन इस विषय पर यह भी जानना जरूरी है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, कौन लोग इतना चोरों का मनोबल को बढ़ा के रखे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही हम लोग आप ही के डिबेट में बैठे हुए थे तो धनबाद का एक इलाका में 200 मीटर का सुरंग बन गया था कोयला के क्षेत्र में। तो वहाँ जो माफिया लोग जो हैं, कोयला का तस्कर जो हैं, उनको कहीं ना कहीं से वहां के राजनीति करने वाले लोग का सरपरस्त प्राप्त है, जिससे उन लोग का मनोबल इतना ऊंचा हुआ है। सरकार तो काम करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन पुलिस पर दबाव वहां के सरपरस्त जो सफेद पोस्ट लोग हैं वो लोग बना देते हैं, जिसका परिणाम आज आपको देखने को मिल गया कि पुलिस के साथ ही
वहां पर दुर्व्यवहार हो गया और उसकी पत्नी पर भी हाथ उठा दिया लोग। मेरा मानना है कि सरकार जब चल रही है, सरकार गंभीर स्थिति में, अब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रख रही है। अभी देखिए आप, लॉ एंड ऑर्डर का बात जब हम लोग करते हैं तो अभी तत्काल में हजारीबाग का केस को कितना जल्दी त्वरित उसकी कार्रवाई हुई और गिरफ्तारी भी हो गई। वहां भी जो काम हुआ है निश्चित रूप से गलत काम हुआ है, लेकिन उस पर सरकार गंभीर हो गई है। और आपके ही चैनल में आप ही का संवाददाता बता रहा है कि वहां पर एड़ी चोटी एक करके पुलिस लगी हुई है और ये लोग चोरों को वहां से हटाया जाए। लेकिन चोर कब पीछे हटेंगे? जब सफेद पोश लोगों का हाथ उसके पीछे से हटेगा तब। लेकिन वहां तो काली गाढ़ी कमाई जो है उसमें कहीं ना कहीं उजला शरीर का हाथ है, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। तो सरकार गंभीर है, गलत हुआ है, उस पर हम लोग जरूर संज्ञान लेंगे और निश्चित रूप से जो लोग इसमें शामिल है उसको सजा दी जाएगी और पकड़े जाएंगे और नकेल भी कसा जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा मानना है कि हमारे जो उस क्षेत्र के राजनेता लोग हैं वो लोग इस पर विचार करें कि आखिर इस तरह के घटना दुर्घटना क्यों घट रहा है। चलिए कमल जी, बिल्कुल। और देखिए माले से भी हमारे साथ सुशांतो जी हैं। माले आप भी सरकार में हैं सुशांतो जी, और ऐसे में लगातार ये भी, क्योंकि झरिया की जब बात होती है तो ये पहली कोई दफा नहीं है जब इस तरह की कोई मामले सामने आए हों। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि कोयला चोर आराम से दिन या रात हो, उजाले में भी आम राहगीरों के बीच में कोयला की चोरी करते हैं। और अब तो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पुलिस जब कार्रवाई करने पहुंचती है तो उनके साथ ही बर्बरतापूर्वक पिटाई कर दी जाती है। तो आप कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम निश्चित तौर पर धनबाद क्षेत्र में कोयला माफिया के खिलाफ हम लोग की जो लड़ाई है सबसे मजबूती से लड़ी है। हम लोग उसमें शहादत दिए हैं, विधायक भी हमारे शहादत दिए हैं और माफिया से कोयला चोरों से लड़ते लड़ते। देखिए, ये जो प्रशासनिक जो टाई अप, जिसको हम लोग टाई अप बोलते हैं, सरकार में रहते हुए भी बोलना चाहिए, जो टाई अप है ये आपस का। देखिए, जो रूट चलती है, कोयला चोरों के इतने ज्यादा मनोबल बढ़े हुए हैं, उनको पता है कि कौन थाना से कौन थाना में हमारे गाड़ी क्रॉस करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं होते। हमें लगता है कि ये जो जिनके ऊपर चोट लगे हैं वो अनजान में वहां चले गए। हमें लगता है कि कोई मैंने उनकी साथ इनका मित्रता नहीं है, ना इनको जानते थे। कोयला चोरी में रोकने के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ का जितने ओपन कास्ट है, जितने कोयला के आपको डंप किए हुए हैं, सब पर जांच होनी चाहिए। जितने आपको खदान छोड़ दिए गए हैं, उस खदान पर इलीगल जो होते हैं, माइंस होते हैं, उसी पर तो चोरी होते हैं। वहां पर प्रशासनिक नहीं जाते हैं, और जाते भी हैं तो उस थाना के अंतर्गत उस पर कोई कार्रवाई नहीं होते। जिस क्षेत्र में एक थाना इंचार्ज को जाने के लिए कितने करोड़ों रुपया, लाख लाख रुपया दे के आपका कुर्सी लेने की जरूरत पड़ती है, चाहे किसी की भी सरकार रहे। ये हमने झारखंड बनने से पहले और झारखंड बनने के बाद हमने देखा, क्योंकि हमने वहां पर अभी भी एमएलए हैं और बराबर हमारे लंबा समय से है। हम लोग 77 से करीब वहां देख रहे, हम लोग कोल माफिया के खिलाफ लड़े। लेकिन इसको जब तक नहीं बंद किया जाए, देखिए एक ओपन कास्ट जो है और अंडरग्राउंड में आग लगी हुई है। ये तो काम आपका पिछली जो केंद्र में सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और अभी की जो सरकार है, एक बालू के रिफिलिंग की बात होती है, कहां कुछ हुए, कोयला जल रहे अंदर, और उसी से आपको कोयला निकाले जाते हैं। जो छोटे छोटे खदान बचे हुए, उसमें इलीगल बाहर से, हमारे स्टेट से नहीं, बाहर से लेबर लाए जाते हैं। लेबर लाए, आपको वहां मिलेंगे कितने केस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको 15 जोड़ी चप्पल दिखते हैं, लेकिन मौत 2 हुए हैं, लेकिन बाहर में 15 जोड़ी चप्पल। ये देखने की जरूरत है, ये अभी की बात है। हम बहुत सारे ऐसे घटनाएं देखे, 2006 की बात बताते हैं, 2008 की बात बताते हैं, उससे 96-97 की बात बताते हैं। झरिया में भी हुआ था, आपको एक जाते जाते एक बच्चे चले गए अंदर, कि ये जो गुफा बन गए, इसको रोकने के लिए निश्चित तौर पर हमारे स्टेट ने, केंद्र सरकार को भी इस पर लगने की जरूरत है, स्टेट के साथ साथ। और ये जो इलीगल माइंस है, इसे बंद कीजिए। जिससे आप कोयला पूरा निकाल लिए, उसी खदान पर पत्थर डाल के, आप अगर नजदीक जाएंगे, पत्थर डाल के उसके अंदर चले जाते लोग। आज जाने वाले कौन है? नहीं है हमारे झारखंड से, वो स्टेट से बाहर है। और उनकी अगर डेथ हो जाए, अंदर अगर 15 डेथ हो जाए तो दिखाए जाएंगे 2, और उनके घर चले जाएंगे। इतना ज्यादा माफिया मजबूत होते हैं कि उनके घर चले जाएंगे और घर जाके बोलेंगे कि अगर तुम लोग बोलेगा ये मुआवजा ले लो, अगर उसको तुम लोग कुछ करेगा, आगे बढ़ेगा, तो तुम लोग के ऊपर केस हो जाएगा। कैसे घर परेशान होंगे।
इस तरह से दबाया जाता है। हमें लगता है कि इस पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। जितने भी हमारे छोटे बड़े जो माइंस बने हुए हैं अभी तक उस पर इलीगल चल रहे, उसे रोकने की जरूरत है। उसे रोकने बिना ये असंभव है, संभव नहीं है कि इस तरह से मारपीट जो हुए आप देख रहे हैं, ये ना पहचान में मारपीट हो गए होंगे, चाहे जबरन चले गए उस पर हो गए। अगर पहचान रहते तो वहां जाते ही नहीं, क्योंकि उनको जाने की जरूरत नहीं, उनको जहां पर जो चीज व्यवस्था होना है वो हो जाएंगे। तो इस तरह से रोकने के लिए हमें लगता है सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जी चलिए बिल्कुल। और देखिए आने वाले समय में अब तथ्य भी काफी ज्यादा निकलकर सामने आएंगे। सुशांतो जी आपसे फिर से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ बने में हैं। प्रतुल जी, आपने कमल ठाकुर जी को भी सुना और सुशांतो जी से भी सुना। कमल ठाकुर जी ने सीधे तौर पर कहा है कि धनबाद में जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है कोयला माफियाओं का, और वहां का उनका यह भी कहना है कि धनबाद में जितने भी राजनीति वाले लोग हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, तभी कोयला माफियाओं का जो दबदबा है वहां पे बना हुआ है। देखिए अंकिता जी, सबसे पहले इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरी घटना है। अजब सरकार की गजब कहानी साहब। हमने पुलिस वालों को चोरों से पीटते देखा और पुलिस वाले की पत्नी पुलिस वालों से गुहार करती रही कि मदद के लिए आई और वो नहीं आए। ऐसी घटनाएं सच में पूरे सिस्टम में एक भय पैदा कर देती है। आप सोचिए, जब इस राज्य में पुलिसकर्मी महफूज नहीं है, वो स्पेशल ब्रांच के पुलिसकर्मी हो, तो उसके बाद कौन महफूज रह जाता साहब? आम नागरिकों की क्या कीमत है आप बताएं। जो मैंने कुछ देर पहले एक दूसरे चैनल में बयान देखा था, उसमें उनकी पत्नी कह रही है कि हम दोनों जा रहे थे किसी काम से, मेरे पति को शक हुआ, मैं रुकी, वो रुके और मुझे रुकने कहा, वो जाकर तफ्तीश करने लगे, कुछ भैंसा भूसी हुई और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। फिर मैंने फोन लगाया थाने को, थाने से कोई नहीं आया, मैं गई, मेरे साथ मारपीट हुई। तो ये घटना का क्रम जो उनकी पत्नी के द्वारा बताया गया है। लेकिन ये बताएं, स्पेशल ब्रांच के एक अधिकारी, उन्होंने जाहिर तौर पर अपना परिचय दिया होगा, कैसे बेखौफ हो गया पूरा सिस्टम। और मैं अभी कुछ घटनाओं का आपको जिक्र करने से पहले एक बात बड़ा मुझे भी आश्चर्य हुआ। मुझे लगता है सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस की किताबों को मुझे फिर से पढ़ना होगा, क्योंकि हमें तो पता है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो उसके बाद ये कहना कि पुलिस दबाव में आ जाती है सफेद पोश के, यानी झारखंड की पुलिस पर ही अब उन्हीं सत्ताधारी दल के जो नेता हैं वो सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब नहीं साहब, हमारी पुलिस दबाव में आ जाती है क्योंकि सफेद पोश लोग हैं, यानी सरकार दबाव में आ जाती है। पुलिस तो सरकार का एक अभिन्न हिस्सा है, ये हमने कभी नहीं सुना। और जो जिस तरह की बातें आ रही हैं, मैं आपको बताऊं कि ये पहली घटना नहीं है। अगर हम घटनाओं का जिक्र करें, मैं सिर्फ 35-40 सेकंड में आपको बताता हूं। 23 मार्च 2023 ये सारे अवैध खनन से जो मौतें हुई, तेतुलमारी में चाल धंसने से 4 लोगों की मौत। 18 नवंबर 2022 कापसारा में चाल धंसी, 30 लोग फंसे, प्रशासन का इंकार, जो अभी सुशांतो जी बता रहे थे। 26 मई 2022 रामकनाली ओपी क्षेत्र में चाल धंसने से 1 की मौत। उसके बाद आप देखें 3 लोग घायल हो गए। 22 मई को 2022 में श्यामपुर में अवैध खनन के दौरान 1 की मौत, 19 लोग घायल। 19 मई 2022 श्यामपुर में अवैध खनन के दौरान फिर 8 लोगों की मौत हो जाती है। और जो 9 मई 2022 का आंकड़ा है, कापसारा में जो अवैध खनन के दौरान 3 की मौत। 21 अप्रैल 2022 को डुमरी जोड़ में चाल धंसी और 40 लोग फंस गए। इस पर मैं आगे आऊंगा, ये बहुत बड़ी घटना थी, प्रशासन ने इंकार किया। 21 मार्च 2022 मुगमा में अवैध खनन के दौरान 3 की मौत। 3 मार्च 2022 फिर कापसारा में अवैध खनन से चाल धंसने से 2 की मौत। 1 फरवरी 2022 को कुसुमडुहा में चाल धंसने से 2 की मौत। 1 फरवरी 1 घायल। 1 फरवरी 2022 निरसा में अवैध खनन से 10 लोगों के मौत की आशंका, पुलिस ने इंकार किया। हालांकि जो तथ्य मिले, चप्पलें मिली और जो ये प्रूफ मिले, उससे ये सारी बातें थी। देखिए क्या है ना, और आप हाल की घटनाओं को देखिए। 4 दिन पहले क्या हुआ था, सोनाली एरिया में अवैध खनन के कारण गौफ बन गया अंकिता जी, घर धंस गया, 3 लोगों की मौत हो गई। और वहां स्थानीय लोगों ने कहा साहब अवैध खनन के कारण पूरा गांव के नीचे खोद दिया है। 23 जुलाई 2025 बागमारा में 10 लोग की दबने की खबरें आई, 9 लोग की मौत की पुष्टि हुई। 10 मई 2022 को 5 लोगों की मौत। और जो बड़ी घटना का मैं जिक्र कर रहा था, निरसा चिरकुंडा में 50 लोग दबे रहे और इसमें आज तक एक भी मौत की पुष्टि नहीं हुई। क्या होता है ना, वहां बहुत गरीब लोगों को मजदूरी के लिए लाया जाता है। आप देखेंगे तो उनको प्लास्टिक के बने हुए घरों में रखा जाता है और वो बहुत गरीब होते हैं। 400-500 रुपए में 350 मीटर नीचे उनको खान में घुसाया जाता है और उसके बाद अवैध खनन के दौरान उनकी मौतें हो जाती हैं। परिजनों को धमकाया जाता है कि अब FIR होगा अवैध खनन का, लाश को लेकर ये भाग जाते हैं।
निरसा से हमारे जो कॉमरेड हैं वो इस पूरे चीज को जानते हैं कि किस तरीके का वहाँ गठजोड़ चलता है। और जो घटनाएं 1 फरवरी 2022 को निरसा का मैं बता चुका हूँ, 23 मई 2023 को धनबाद में 4 की अवैध खनन से मौत, 12 अक्टूबर 2025 को बागमरा में 3 लोग मारे गए, घर धंस गए। भयावह स्थिति अवैध खनन से ये रैकेट का रूप ले लिया गया है। कहते थे ना थाने की जो बोली होती है वो निरसा के सबसे ऊपर लगती थी किसी समय में, लेकिन अब निरसा के अलावा भी बहुत सारे थाने हो गए हैं। एक निरसा काफी था साहब पूरे सिस्टम को बदनाम करने के लिए, अब कई निरसा आ गए हैं। और जो लोग कहते हैं साहब कि ये सफेद पोश के दबाव में पुलिस आ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस का जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं किसी भी पार्टी को क्या उनके कंट्रोल में आती है कि पुलिस रिपोर्ट करती है डीजीपी को और होम सेक्रेटरी को, और होम सेक्रेटरी रिपोर्ट करते हैं मुख्यमंत्री को? ये तो हम नया तथ्य सुन रहे हैं। पूरे तरीके से सिस्टम फेल है, बेगुनाहों की मौत हो रही है। अवैध खनन एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीएल और ईसीएल की जो 23 खाने बंद हो गई है ना। और देखिए इस पर टेक्निकल लोग ये कहते हैं सीआरपीएफ का साहब वहां पे सीआईएसएफ है, तो ये केंद्र सरकार जिम्मेवार है। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी उन्हीं खानों में है जो चालू है। जो बंद हो जाते हैं खान, जिनको ऑफिशियली क्लोज कर दिया जाता है, वो राज्य सरकार को भूमि दे दी जाती है कि वो जो ओरिजिनल भूमि मालिक थे उनको बांट दिया जाए, लेकिन ये आज तक कभी बांटा नहीं गया वापस। तो आप एक चीज सोचे, जो अवैध खनन का कोयला निकलता है ये कहते हैं सीआईएसएफ की जिम्मेवारी है, तो बंद खदानों में कहां सीआईएसएफ की जिम्मेवारी हो गई? और एक बार जब रोड में अंकिता जी ये कोयला निकलता है ना ट्रकों से, तो उसके बाद थाना की पुलिस क्या करती है साहब? हर एक जगह चेक नाका लगा हुआ है। आपको लगता है एक थानेदार को पता नहीं होगा उसके क्षेत्र में कहां अवैध खनन हो रहा? थाने से क्या गाड़ियां ऐसी ही चली जाती हैं? कोड नंबर दिया जाता है, जैसी खबरें आ रही। आपने तो कई बार स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया कि धनबाद में किस तरीके से कोयला माफियाओं का दबदबा है, और इन्होंने प्रोडक्शन में सीसीएल और ईसीएल को पीछे छोड़ दिया, बीसीसीएल को पीछे छोड़ दिया है सब जगह पे। इतना अवैध खनन से प्रोडक्शन हो रहा है। जान किसकी जा रही है? गरीब लोगों की, जो 400-500 रुपये मजदूरी के कारण अपने घर को छोड़कर आते हैं, वहाँ टेंटों में रहते हैं और अवैध खनन में यह हिस्सा देते हैं। ये सिस्टम को बंद करना चाहिए। राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर इस पूरे सिस्टम पर दबाव देना चाहिए। साहब ये पुलिस की जिम्मेवारी है। अगर अवैध खनन हो रहा है तो सड़क के रास्ते जा रहा है ना, कैसे सड़क के रास्ते आप जाने देंगे? आप सीज कर लेंगे। सड़क पे आपका हुक्म चलता है, राज्य सरकार का हुक्म चलता है, वहां पर आपका चेक नाका होता है, आप उसको चेक करते हैं। तो कौन इसमें जिम्मेवार है? कहां तक इसका पैसे का कलेक्शन जाता होगा कि आज भी कार्रवाई नहीं होती किसी पर? अभी आप अंदाज लगा सकती है। चलिए बिल्कुल, देखिए जो प्रतुल जी आपने जिन तमाम तरह की बातों का जिक्र किया है, जाहिर सी बात है कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती जो झकझोर कर रख देती है। हाल ही के दिन में हमने देखा है कि बागमारा में 3 लोगों की मौत हो जाती है घर धंसने से, और इन तमाम देखिए लगातार जो आंकड़े हैं वो मौत से अवैध खनन की वजह से जो आरोप लगते हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। कमल जी के पास रुक कर लेते हैं। कमल जी, आपने सुना प्रतुल शाहदेव जी ने साफ तौर पर कहा है, पुलिस प्रशासन पर भी लगातार सवाल उठाए हैं, और आपने एएसआई की पत्नी का भी बयान सुना होगा। उन्होंने कहा है कि केंदुआडी थाना प्रभारी को उन्होंने 4 बार लगातार फोन किया कि मेरे पति की पिटाई हो रही है, कोयला चोर पिटाई वहां पे कर रहे हैं, उत्पात फैला रहे हैं, लेकिन केंदुआडी थाना प्रभारी फोन नहीं उठाते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अगर उगाही के लिए उन्हें फोन कर लिया जाए तो फट से फोन उठा लेते हैं, गाड़ी उनकी लगी रहती है, लेकिन सब जरूरत पड़ती है, किसी को मदद की जरूरत पड़ती है, गुहार लगाता रहता है वहां पे एक परिवार, लेकिन केंदुआडी थाना प्रभारी फोन नहीं उठाते हैं। ऐसे में तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया गया उनकी तरफ से। निश्चित रूप से, लेकिन ये जांच का विषय है। किसी के वक्तव्य से किसी पर एलिगेशन लग गया है, उसको सत्य तो नहीं माना जा सकता है। आखिर जो लोग वहां गए चोरों को पकड़ने और उसके बाद मारपीट हुई है, तो जांच का विषय है। लेकिन ये सत्य है कि जो खदान खोदी जाती है उसका फीलिंग कौन करेगा? आखिर आप जब कोल इंडिया या बीसीसीएल या जो भी उस खदान को खोदने के बाद उसको छोड़ देते हैं, ये किसकी जिम्मेवारी है? अवैध खनन का कारण तो सबसे बड़ा यही है कि आप जिस खदान को खोदते हैं उसका फीलिंग नहीं कराते हैं। तो यहां तो सही है कि खदान के इलाके का सारा मॉनिटरिंग का काम सीआईएसएफ का है, ये सत्य है ये भी। लेकिन ये भी सत्य है कि पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं उसकी मिलीभगत तो निश्चित है, इस बात को स्वीकारने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी जान लीजिए कि 2019 से ही ये खदान में अवैध खनन तो चालू नहीं हुआ है, ये पहले भी होता आया है। अगर प्रतुल जी ने 19 से लेके 24, 25, 26 तक का पूरा अध्ययन करके बताया है, तो इनको 2000 से लेके 2019 तक का भी बता देना चाहिए। आज जिस सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो इससे पहले भी तो ये खदान में इस तरह का मौतें हुआ करती थी।
लेकिन मेरा मानना है कि किसी के साथ अत्याचार न हो। अगर स्पेशल डिवीजन के जो अनुज कुमार जी हैं उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो निश्चित रूप से जांच का विषय है, और जांच के बाद जो भी अधिकारी और वहाँ के जो कोयला चोर है पकड़े जाएंगे उनको सजा दी जाएगी। सरकार किसी को ऐसे छोड़ने वाली नहीं है। सरकार अभी वर्तमान में चल रही है निश्चित रूप से जनता के लिए बनी है और जनता के कामों को पूरा करेगी। तो मेरा सबसे बड़ा मानना यह है कि अवैध खनन का सबसे बड़ा कारण है कोल इंडिया है, वही सब कराता है। क्यों कराता है? जब आप खदान बंद करने का विषय आता है तो क्यों नहीं फिलिंग कर देते हैं? फिर वहां चोर कैसे जाएंगे, वहां अवैध लोग कैसे जाएंगे? तो मेरा अपना विचार है कि इसको बंद करने के लिए वहां के सच्चाई है, इस बात को ये स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन ये सच है कि वहां के सफेद पोश जो हैं असल माफिया वही है कोयले के क्षेत्र में। उनका धंधा वहीं से चल रहा है और राजनीति भी वहीं से चल रही है। तो सबसे पहले ये निश्चित रूप से जांच होने के बाद पता चलेगा कि इनके पीछे कौन लोग हैं, उनको सजा मिलेगी। चलिए देखिए, बिल्कुल कमल जी, जो आपने बातें कही कि सफेद पोश कौन है जिनके संरक्षण में कोयला की लगातार चोरी हो रही है, और आपने लगातार सीआईएसएफ और केंद्र पर भी बोला है कि उन्हें भी जरूरत है आगे काम करने की। आपकी ही बातों का सवाल के जवाब जरूर लेंगे। और ऐसे में कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एएसआई की तरफ से बोला गया है, उनकी पत्नी की ओर से भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। और इसके पहले कमल ठाकुर जी कांग्रेस की तरफ से उन्होंने जो बातों का जिक्र किया है उस पर ही बात कर लेते हैं। आप पहले सुशांतु जी का रुख करेंगे। सुशांतु जी, आपने साफ तौर पर प्रतुल जी को पहले सुना है, उन्होंने कई तरह के अवैध खनन का भी जिक्र किया। अवैध खनन की ओर से जब होते हैं उसकी वजह से जो हादसे लगातार हो रहे हैं वो उस पर भी उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन साफ तौर पर अभी बात हो रही है कोयला चोरी की। कोयला चोरी लगातार हो रहा है और उन्होंने पुलिस पर भी ये कहा कि पुलिस के कार्यक्षेत्र में ये आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी कोई गाड़ी गुजरती होगी तो जाहिर सी बात है हर थाना को पता होता होगा कि इस एरिया से ये गाड़ी गुजर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर रोकथाम तो नहीं लग रहा है। और अब तो इतना ज्यादा मनोबल बढ़ गया है कि आम जनता तो परेशान थी ही पहले उससे, अब तो अगर पुलिस पर भी लगातार हमला होगा तो उनके अंदर भी तो दहशत फैलेगा। तो कोयला चोरी पर आके रोकथाम फिर कैसे लगेगी? पहले आपको बता दें कि ये जो थाना पुलिस की बात करते हैं, आपको जिस तरह से एक चुटका मिलता था पहले, एक कागज, छोटे से कागज में लिखा हुआ रहते थे, वो सोचिए कि धनबाद से वो निकलते थे, वो बनारस तक जाते थे। डिस्को वो दूसरा चीज है, वो डिस्को का बाप है वो, ठीक है। उसको इस तरह से लेके सोचिए क्या थाना मैनेज है। थाना मैनेज की बात करते हैं तो देखिए धनबाद में सारे कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि अगर सब जब मिल जाते हैं तो कोई किसी से नाराज नहीं, ऊपर से नीचे सब मिले हुए हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए जो रिफिलिंग की बात होती है, इस पर केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान, और बहुत बड़ा फंड है। आपको बता दें इसमें क्या है कि फंडिंग जो है बहुत, मतलब केंद्र सरकार से जो पैसा मिलते हैं, पैसा मिलने की बात आती है, ये अंदर से जो कोयला निकाले गए हैं उसके बाद जो बालू से जो भरे जाएंगे उसके चलते, लेकिन कुछ नहीं होते हैं, पड़े हुए हैं। आपको चले जाए, हम लोग देखे, आपको झारखंड नहीं बना था तभी, आपको ये हम 96 की बात कर रहे हैं। पैदल चलते हुए एक बच्ची ने अंदर चला गया, उसको खोज के नहीं मिला, उनको खोज रहे थे दूसरे जगह, लेकिन वो अंदर चले गए। ये झरिया के काट में, झरिया में किस साल? तो 96। आपको बता दें कि इस तरह से पोजीशन है हम लोग, क्योंकि वहां बहुत सालों से है हम लोग का, वहां लड़ाई है। हम लोग करीब 77 से वहां पर 69-77 से करीब हम लोग है, 69 वहां पर एमएलए एमपी हमारे रहते आए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किस तरह से ये माफिया शब्द, ये जो माफिया बात करते हैं, ये माफिया शब्द जो हम लोग यहां पर आके, जो माफिया मतलब लूट लेना, लेकिन माफिया जो शब्द है ये दूसरे शब्द है। माफिया है कि भाई मतलब अमीरों से लूटा, गरीबों को बांटा, यहां सब उल्टा है। यहां पर तो माफिया तो कोयला माफिया, जमीन माफिया, कौन माफिया हमारे यहां नहीं है। हमें लगता है कि सरकार को पूरे ध्यान देने की जरूरत है, केंद्र और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। ये जो छोटे छोटे आपके हमारे बना के छोड़े हुए हैं, जो गड्ढे बने हुए, जिसको आप गड्ढे कहते हैं, आपको एक दो चीज बता दे कि यहाँ 20-20 मतलब 50 कट्ठा 100 कट्ठा जमीन ले ली जाती है, लेने के बाद उसे बाउंड्री हो जाते हैं, बाउंड्री होने के बाद अंदर में खनन चालू हो जाते हैं, और बड़े गाड़ी वहां घुसे और आपको गाड़ी में पूरा भर के निकल गए, आपको लीजिए, अब बाहर से कुछ दिखेंगे नहीं। और आपको बता दें कि हम लोग कोशिश करके क्या किए थे
कि जो कोयला जो साइकिल से जो ले जाते हैं इसको कोई ना रोके, इसके चलते कोई क्योंकि वो मजदूर रहते हैं, कुछ पैसा कमाते, वो ले आते, अपने मजदूर मेहनत करते, उसको ब्रेक ना करे। लेकिन क्या हो गया, माफिया को पता चला कि साइकिल फ्री है तो ले, अब उसके चलते हजारों साइकिल आ गए। अब उससे क्या हो रहा है, उससे मोटरसाइकिल खाली नहीं, ऐसे साइकिल आ गए, वो जाके फिर एक जगह डंप करते तो वहां से ट्रक से होकर लोड जाते। तो हर का कट है। हमें लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, सरकार के साथ साथ। अगर प्रशासन नहीं चाहेंगे, पोस्टिंग ही होते करोड़ों रुपया में, तो आपको कैसे होंगे? हर कोई चीज इसको देखते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि क्या होते, उस पर लड़ाई जारी है। लड़ाई निश्चित तौर पर यूनियन पर भी लड़ाई मजबूत है, मजबूत से लड़ते हैं, लेकिन जब तक ये रिफिलिंग का काम पूरा ना हो, हमें लगता है कि इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल सुशांत जी। और देखिए कतूल जी, इन्होंने जो बातें कही हैं कि जब तक रिफिलिंग नहीं होगी तब तक लगातार इस तरह के कार्य जो हैं वो चलते रहेंगे, कोयला चोरी होती रहेगी, मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते रहेंगे। और ऐसे में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का भी अगर समर्थन, क्योंकि सीआईएसएफ के अंडर भी आता है, और अगर ध्यान दे तो कुछ ना कुछ इसमें आंकड़े जो है वो कमी आएगी और इस तरह के मामलों पर रोकथाम लग सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं सुशांत जी की बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। दादा ने कहा कि माफिया होते हैं जो गरीबों में बांट देते हैं, अमीरों से लूटकर। नहीं साहब, उसे रॉबिन हुड कल्चर कहते हैं, जो अमीरों से लूटता है और गरीबों में बांट देता है। माफिया वो होता है जिस शब्द का इटली से ओरिजिन हुआ था। ये ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स होता है, बहुत सीक्रेटली काम करता है और वो कानून विरोधी काम करता है, इलीगल तरीके से पैसा जुटाने के लिए। गरीबों से उसका बांटने का कोई तात्पर्य नहीं है। और धनबाद में जो कुछ चल रहा है कोयले का रैकेट, वो विशुद्ध रूप से माफिया का प्रतीक है। जहाँ तक ये देखिए, ये मैं भी इस बात को एडमिट करता हूँ कि ये जो बालू वाला है उस खेल में बड़ा गोरख धंधा है। क्योंकि जब भी कोई माइंस बंद होते हैं, सीसीएल के, बीसीसीएल के, कोल इंडिया के अंतर्गत आने वाले किसी भी माइंस को, तो उसको बालू से ढक के बंद कर दिया जाता है। राज्य सरकार को नोटिस भेज दिया जाता है, साहब ये दिस माइन इज शट, ये माइंस अब बंद हो गया, अब आप लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत इनको ओरिजिनल रैयतों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू करें। कितने रैयतों को आज तक लौटा है, ये बड़ा प्रश्न है। तो माइंस तो जो कागज में शट हो गया, वो तो राज्य सरकार को इन्होंने लौटा दिया कि अब आप ओरिजिनल रैयत को बांटे। वहां ना सीआईएसएफ रहती है, ना वहां कुछ रहती है। वहां अब पुलिस जो है वो झारखंड पुलिस का दायरा आ जाता है। और देखिए, मैं तो यही मानता हूं कि जब तक ना पूरा सिस्टम हॉस्टेज रहेगा। अब देखिए, जैसे किसी एफएमसीजी कंपनी में, अंकिता जी, किसी टूथपेस्ट की कंपनी में या किसी फास्ट मूविंग गुड्स में, अगर किसी जैसे सेल्स वालों को टारगेट होता है कि साहब आपको इतने लाख का बिजनेस इस साल करना है और इतने लाख का आपने नहीं किया इस महीने या इस साल को, वही तो आपकी नौकरी पे खतरा है। यही टारगेट दिया जाता है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को, जहां भी कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। वहां कौन टारगेट देता होगा, आप सोच लीजिए कि भाई आपको इतनी वसूली करनी है, इतना सिस्टम से पैसा वसूलना है, तब जाकर आपकी पोजीशन जो है वो बरकरार है। तो जब तक ये टारगेट सेट होता रहेगा अंकिता जी, हम आप कितने भी डिस्कशंस कर लें, ये भय का माहौल नहीं बनेगा। इस डिस्कशन के बाद मैं बताता हूं आपको, जरूर कुछ दिनों तक ये जो कोयला चोर है ना सतर्क हो जाएंगे। आपके इस डिस्कशन के लिए साधुवाद। कुछ दिन के लिए वहां कम से कम जो खुलेआम कोयला चोरी होती है, पुलिस वालों को कोयला चोर पीटते हैं, वो थोड़ा सा सिस्टम अब ये जो असहज हो जाएगा और इसके बहुत परिणाम निकलेंगे। मैं अभी भी मानता हूं कि देखिए, किसी की भी गलती हो, अगर बीसीसीएल के अफसरों की गलती है, ईसीएल के अफसरों की मिलीभगत है, सीआईएसएफ इन्वॉल्व है, सब पर कार्रवाई हो, लेकिन बंद पड़ी खदानों पर तो झारखंड पुलिस का पहरा होता है इन द सेंस कि वो उनके कार्य क्षेत्र में आ जाता है। फिर ये कैसा होता है? और मैंने जितनी आपको घटनाओं का जिक्र किया, चाल धंसने के कारण, अवैध खनन के कारण, ये कोयला चोरी की घटनाएं हैं, अवैध कोयला खनन की घटनाएं हैं। तो जब तक ये सेल्स टारगेट ना लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को सेट होता रहेगा, जितने कोयला प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, मैं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, तब तक ऐसी घटनाएं होंगी साहब। उनके ऊपर प्रेशर रहता है, हमारा इस महीने का टारगेट पूरा नहीं हुआ, कहां से हम अपने ऊपर वालों को जवाब देंगे। तो इसी तरह की घटनाएं होती हैं, इलीगल चोरी की घटनाएं होती हैं। चोरी छोड़िए साहब, सिस्टम में डकैती हो रही है। और हमारा यही मानना है कि जब भी कोई बात करता है सफेद पोशों की, कौन सफेद पोश है साहब? सफेद पोश को कैसे पुलिस उनसे डरती है क्या? यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का मुख्य नारा है पार्टी का, हेमंत है तो हिम्मत है। तो कहां चला गया हिम्मत साहब पुलिस वालों का? आप कैसे डर गए? एक पुलिस वाला पिट जाता है और पुलिस आती नहीं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। मैं जब चैनल में आ रहा था उस समय तक मुझे नहीं पता था कि
कि कोई सूचना नहीं आई थी कि किसी की गिरफ्तारी हुई है। तो ये हिम्मत काश करके पुलिस वाले दिखाएं। अब टारगेट हटा दीजिए ना लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर से कि आपको इतनी वसूली करनी हर एक महीना, आप देखिए अमन चैन साबित हो जाएगा। कोई नहीं चाहता साहब पुलिस वाला अच्छे सेंस में कि उसके इलाके में चोरी हो, सब कोई चाहता है कि अमन चैन हो, पर जब उसके ऊपर प्रेशर होता है कि साहब आपको इतना वसूलना है तो वो भी क्या करेगा। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जिस तरीके का भी गठजोड़ दिख रहा है ना साहब, जो कोयला माफियाओं में, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में, दिस हैज कम टू एंड, दिस हैज टू कम टू एन एंड। अब ये समाप्त होना चाहिए साहब। अभी तक तो ये सिर्फ लूट रहे थे, अब कोयला नेशनल वेल्थ है, नेशनल वेल्थ की लूट हो रही थी, और अब कितने लोगों की, निर्दोष लोगों की जाने जा रही हैं। भाई सुशांतो जी ने एक बहुत मार्मिक पक्ष रखा अंकिता जी, जो मैं दोहराना चाहता हूं। कई जोड़ी चप्पलें मिलती हैं, कई लोगों के पहनने के कपड़े मिलते हैं, जो कपड़े आकर वो बदलने वाले होते हैं जब अंडरग्राउंड टनल्स में वो जाते हैं माइनिंग करने के लिए, इलीगल माइनिंग करने के लिए। लेकिन जब भी वो अवैध खनन के कारण चालें धंसती हैं, कोई क्लेम करने नहीं आता। उनके परिजन रातों रात लाश को लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अभी तो मौत हुई है, अब अवैध खनन के कारण परिजनों पर भी केस होगा। इतना गरीबी का वहां पे मजाक उड़ाया जा रहा है सिस्टम के दौरान। अब किसी गरीब से उसकी जिंदगी भी छीन ले रहे हैं और उसको न्याय भी नहीं दिला रहे हैं। यही सिस्टम आज का हो गया। हम तो अपील करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, होम सेक्रेटरी से, डीजीपी साहब से, कि साहिबा से, कि भाई आप एक बार पुलिस का वो जो अपना इकबाल दिखाइए ना। पुलिस का इकबाल साहब कैसे रहेगा जब पुलिस वाले पिट रहे चोरों से और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्पेशल ब्रांच के जाबाज अफसर अपनी जान को खतरे में रखकर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और अगर किसी ने देख लिया अपने आंख के सामने किसी गलत चीज को होते हुए, उसने रोका तो उसकी पिटाई हो गई। स्पेशल ब्रांच के एक अफसर का आपको याद होगा, खुटी में बहुत बर्बरता के साथ हेमरम बाजार में नक्सलियों ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। तो इनको कहते हैं शहादत हो जाती है इनकी इन लाइन ऑफ ड्यूटी। तो एक स्पेशल ब्रांच का अफसर जो खुफिया तरीके से जानकारी इकट्ठा करता है, जब उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है और पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं करती, तो सिस्टम पर प्रश्न तो उठेगा ही। हमारा मानना है ये सब बिना एक मैसिव नेक्सस के, और उस नेक्सस को जो एकदम टॉप का, जब तक वधरस प्राप्त नहीं हो, यह संभव नहीं है, और यह खत्म होना चाहिए। चलिए बिल्कुल, देखिए आप कमल जी, आपने प्रतुल जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी ये चल रहा है उसका एंड होना चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि ये कोयला चोरों पे लगाम लगाया जा सके। जो कोयला माफिया जो लगातार बेलगाम नजर आ रहे हैं, उन पे लगाम लगाया जा सके। लेकिन साफ तौर पर पुलिस पर भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन सफेद पोश हैं, किनके संरक्षण में, आखिर किनसे वो इतना डरते हैं कि एक टारगेट को पूरा करने के लिए लगातार कोयला माफियाओं को छूट दिए हुए हैं। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस के कार्य क्षेत्र में तो ये आता है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ही थाना से अगर जाएगा तो वो थाना वहां पे अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन है तो वो जब वहां पे जाके कार्रवाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो कार्रवाई नहीं होती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से आप जो बात बोल रही हैं उस बात को निश्चित रूप से मैं स्वीकारता हूं कि जब ट्रक निकलता है तो ये तो पता होता ही है थाना को कि कहां से जाने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं जो बात बता रहा हूं कि प्रतुल जी ने बहुत अच्छा बात बोला कि आपके चैनल में ये कोयला चोर पर जो आप एपिसोड चलाएं, अभी जो डिबेट हो रहा है, इसके बाद सतर्क निश्चित हो गए। क्यों सतर्क होके? जो सफेद पोश है उसके चरित्र पर काला धब्बा न लग जाए, इसलिए लोग सतर्क होंगे। मैं बार बार इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूं। सफेद पोश मेरा कहने का मतलब है उनका निश्चित रूप से उसमें इन्वॉल्वमेंट है। वही थाना को तय करते हैं, वही लोग थाना को मैनेज करते हैं, किसी दल में हो। मैं आज किसी दल का बात नहीं कर रहा हूं, वो किसी दल के नेता हो, वो मैनेज करते हैं और उनका उसमें हिस्सेदारी है। और धनबाद क्षेत्र में जो पैसे हैं, आप धनबाद जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कितना वहां अवैध खनन चल रहा है। लेकिन अवैध खनन बंद कैसे होगा, इस पर विचार केंद्र को करना चाहिए। राज्य सरकार का जिम्मेवारी है, मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं, लेकिन केंद्र की जिम्मेवारी है कि जो खनन, जो खदान बंद होती है उसका फिलिंग कौन करेगा, उसको बंद कौन करेगा, चोरी हो कहां से रहा है। जो ओपन खदान है, जो खदान किसी के अधीन चल रहा है, वहां से तो चोरी हो नहीं रही है। चोरी तो उसी खदान से हो रहा है जिसको केंद्र सरकार ने बोला कि ये मैंने बंद हो गया है। तो जब बंद हो गया तो उसकी जिम्मेवारी है फिलिंग करा दीजिए, ऐसे ही आधा अवैध काम बंद हो जाएगा। तो केंद्र सरकार भी अवैध के लिए तो तैयार रखे हुए, क्योंकि उसका भी तो हिस्सेदारी है, केवल राज्यों के हिस्सेदारी नहीं है, कोयला मंत्री तक का हिस्सेदारी है उसमें, वो भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो इस बात को स्वीकारना हम लोग को सबको चाहिए, हम लोग को सबको स्वीकारना चाहिए कि राज्य और केंद्र सरकार अगर मिल जाए, जिस तरह से मान लीजिए आज से 3 दिन पहले
नड्डा जी ने अमित शाह जी ने गृह मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है कि पूरा देश नक्सल मुक्त हो गया, मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर ऐसा हो गया है तो मैं स्वागत करता हूं। तो फिर कोल खदान में जो अवैध हो रहा है उस पर भी कुछ कार्रवाई करना चाहिए कोयला मंत्रालय को, उसको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर जहां खदानें बंद हो रही है उसको बंद क्यों नहीं किया, फिलिंग क्यों नहीं किया जा रहा। आप यहाँ खिलाड़ी में मैं एक दिन गया, देखा वहां पर एक खदान में इतना पानी भरा हुआ था कि एक ताड़ का पेड़ का थोड़ा सा ऊपर वाला केवल दिख रहा। आप सोचिए एक ताड़ का पेड़ कम से कम 20 फीट का होता है, 25 फीट का होता है। तो आप समझ लीजिए कि आप कितना दुर्घटना को आमंत्रित करता है सरकार, इस बात को समझ लीजिए। केवल आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अगर राज्य सरकार पर सारा चीज को डाल दीजिएगा तो उसके पीछे की भी चीज को देखना चाहिए कि वो खदान क्यों खुला हुआ है। आप जिस दिन उस पर फिलिंग का काम कीजिए उसके बाद रैयतों को दे दीजिए, स्वागत ही और कदम है। ये जिम्मेवारी ठीक है, आप फिलिंग कीजिए, उसके बाद राज्य सरकार को हैंड ओवर कीजिए, रैयतों को देने की बात की जाएगी। लेकिन आप एक तरफा कोई बात बोल दीजिएगा तो नहीं होगा। इसमें केंद्र और राज्य दोनों को मिलना चाहिए। और जो खदान से जो जिस पुलिस के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ, जिसकी पिटाई हुई है, उस पर जांच होना चाहिए और निश्चित रूप से सजा होना चाहिए। निश्चित रूप से उस पर होना चाहिए, कौन लोग हैं ये भी खंगालना चाहिए पुलिस को। तो मैं तो बस यही मानता हूं कि जो गलती हुई है उस पर किसी पर पर्दा नहीं पड़ना चाहिए, खुले तौर पर उसका निंदा होना चाहिए और उस पर गिरफ्तारी भी होना चाहिए। चलिए, निश्चित तौर पर और गिरफ्तारी की लगातार उनके परिवार की तरफ से भी मांग की जा रही। जो उनकी पत्नी है वो भी कह रही हैं कि जो भी एएसआई की जो पिटाई करते हुए नजर आ रहे थे उन पर उचित कार्रवाई हो। प्रतुल जी, आप लगातार कमल ठाकुर जी जिस तरीके से बातें कर रहे थे उस पर कुछ जवाब दे रहे थे। देखिए, मैं तो ये सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। कमल जी बहुत ही सभ्य प्रवक्ता हैं, वो सीधे तौर पर कोल मंत्री जी का नाम ले रहे हैं बिना किसी सबूत के। और हमारा मानना है कि भाई उन्हीं के लॉजिक से हम भी सीधे माननीय गृह मंत्री जो है प्रदेश के, अब वो कौन गृह मंत्री है किसी से छिपा हुआ नहीं है, उनका नाम ले सकते हैं। लेकिन ये हमारी राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि इस राज्य के गृह मंत्री कभी भी ऐसा चाहेंगे कि निर्दोष लोगों की जो है वो जाने जाए। और देखिए अंकिता, मैंने जो आपको डेटा दिया था ना, जो फिगर्स दिए थे कि कितने लोगों की मौत हुई है, ये झारखंड पुलिस के आधिकारिक आंकड़े साहब, सैकड़ों जाने चली गई हैं। और ये जाने जानी रुकनी चाहिए, ये इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। जहां तक इनका कहना था कि साहब फिल करके क्यों नहीं देते, हम फिल करके देते हैं, पर अगर उसके बाद कोयला चोरों का मनोबल इतना है कि वो उसमें ड्रिल कर देते हैं और जेसीबी से खुदाई करके फिर उन बंद पड़े खदानों को खोल लेते हैं जो राज्य सरकार को लौटा दी गई हैं, तो फिर इसमें किसका दोष है? इसमें दोषारोपण मैं नहीं कर रहा, पर ये तो क्लियर कट है ना। जब राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने सूचित कर दिया, या माफ कीजिएगा केंद्र सरकार के उपक्रमों ने सूचित कर दिया कि साहब हमारी खदानें बंद हो गई, 23 खदानें बंद है धनबाद में जो बीसीसीएल और ईसीएल की थी, तो ये बंद हो गई, हमने फिलिंग कर दिया, आप ले लीजिए। उसके बाद कैसे उस एरिया के लोकल जो डकैत हैं, चोर हैं, वो आकर फिर से जेसीबी से खोद देते हैं और वहां पे निर्दोष लोगों को भेजते हैं जिनकी जानें चली जाती है। और बार बार ये कहना कि सभी दल की बात नहीं कर रहा, दल से ऊपर सफेद पोश सभी दलों का है, उनका पुलिस पर प्रेशर रहता है, वो थानों को तय करते हैं, ये तो अजीब बात है साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी के पराक्रम पर आप संदेह कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके अधीन गृह मंत्रालय है, जिनके अधीन झारखंड पुलिस है, उनका वहां पे नहीं चलता है, उनका लोकल सफेद पोस्ट जो है पुलिस सीधे उनको रिपोर्ट करती है। ये हम नहीं मान सकते कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में अब ऐसी हल्की बातें कर दे। हमें लगता है मुख्यमंत्री जी का जरूर चलता है, गृह मंत्रालय उनके अधीन है और थाने भी उनके अधीन है, तो जो सारा कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो लेनी होगी साहब सिस्टम में बैठे लोगों को। ये कह देने से कि पुलिस दबाव में आ जाती है सफेद पोश के माननीय मुख्यमंत्री जी के इकबाल पर, उनकी जो इच्छा शक्ति है, उनका जो नारा हेमंत है तो हिम्मत है, इस पर आप खुद सवाल उठा रहे हैं। हमें इस पर आपत्ति है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इस तरह की चीजों को मुख्यमंत्री जी भी बर्दाश्त करेंगे कि थाने जो है वो लोकल जो सफेद पोश है उनके दबाव में चल रहे हैं। यानी आपकी पुलिस ही कर्तव्य निष्ठा अपनी नहीं अपना रही है आपके लॉजिक से, ये तो अजीब लॉजिक है। देखिए आज जो चीजें हो रही हैं, कोयला चोर एक एएसआई को पीट दे रहे हैं और वो स्पेशल ब्रांच का एएसआई है साहब, वो कोई छोटा मोटा नहीं है। मैंने पहले भी कहा खुफिया तरीके से ये जान हथेली पर रखकर ये सूचना एकत्रित करते हैं, फिर बाद में ये हेडक्वार्टर्स को भेजते हैं, तो इस पर कार्रवाई होती है। तो उस पर अगर ऐसी घटना हो जाती है और कहा गया कि भाई कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा, अब तो कई घंटे बीत गए अंकिता जी, आपके चैनल लगातार इस खबर को दिखा रहा है, कहाँ एक भी गिरफ्तारी हुई। और आपको क्या लगता है कि इलाके में कुछ भी हो, उस इलाके के थानेदार को पता नहीं हो, खास करके जब कोयला चोरी का मैटर हो? अभी तक इनको तो हवालत में होना चाहिए था,
गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। और पहला प्रश्न तो केंद्रीय थाना प्रभारी पर है, वो क्यों उनकी टीम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया जब वो महिला फोन लगा रही थी, क्यों थाने से कोई उनको हेल्प करने नहीं गया साहब, उनको खुद ले जाना पड़ा इलाज कराने के लिए। ये कैसी पुलिस साहब जो अपने ही एक सहकर्मी को बचाने में सामने नहीं आती है। तो पूरा नंगा नाच हो रहा है राज्य में कोयला चोरी का। मुझे लगता है ऐसा जो पहले बालू चोरी की घटना है तो हम देख ही चुके हैं, कई ऐसे घाटों का बात हुआ, बीच में चर्चा हुई थी वो एक घाट की लोहरदगा के पास में जिसको कहा गया कि अवैध खनन में उसको खोद दिया गया पूरा रेलवे के ट्रैक के पास, वो पुल के पास, उस घाट का बंदोबस्ती भी नहीं हुआ था बालू घाट का, और अवैध जो खनन करने वाले माफिया बालू माफिया उन्होंने खोद दिया। जब रेलवे ने इंस्पेक्शन किया जो उनका रूटीन इंस्पेक्शन होता है तब पता चला साहब पिलर बहुत डैमेज हो गया। प्रतुल जी, आप जो तमाम तरह का बातों का जिक्र कर रहे हैं और इस पर हम जवाब भी लेंगे। सुशांतो जी और कमल ठाकुर जी भी कुछ जरूर कहना चाहेंगे। और ऐसे में हम लगातार कोयला चोरी की जो माफियाओं की जो हरकतें सामने आ रही है उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। आखिर झरिया में जो कोयला माफियाओं की जो गुंडागर्दी बढ़ गई है, ऐसा रोकथाम इस पर कैसे लगाया जाए, क्या कुछ उचित कार्रवाई होनी चाहिए? और इसके पहले बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। सुशांतो जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ओपन कास्ट उसको कैसे आप रिफिल करेंगे। ओपन कास्ट पर पानी भरे हुए रहते हैं। और जो जमीन आपसी की बात जो आती है, जमीन आपसी जो खनन, जो छोटे खनन होते हैं उसका अंदर से कितने अंदर चले गए उसका भी, ऊपर में आपको जोतकोड़ हो रहा लेकिन नीचे से डिप हो गए, उसको भी कैसे आपसी करेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, इसके चलते जिनकी जमीन है उनको जमीन आपसी नहीं होते, हम कितने भी कानून लगा ले। और क्या होते हैं कि जिस टाइम आपसी होने की बात है, जिस तरह प्रतुल जी बोल रहे थे, वो जेसीबी लगा के उसको कोड़ देते हैं, फिर देखते हैं उसका फिर फोटो भेजा जाता है, वो फिर 10 साल लगते हैं। तो ये चीज जो है इसको बंद करने के लिए हमें लगता है रुक के सारे पॉलिटिकल लीडर को इस पर संबंध होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ दिन बाद झरिया नहीं रहेंगे। जो हाल है झरिया का नीचे पूरा खत्म, ठीक है, पूरे धनबाद के ही हाल है। कहीं भी चले जाइए, घर में सोए हुए अंदर से आग निकल जाते हैं। ये चीज को रोकने के लिए हमको रिफिलिंग जरूरत है। रिफिल निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट करके स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है, लेकिन इसको हो नहीं पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? वहां एमपी भी है, एमएलए भी है, पूरे राज्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, सबको तय करके केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलके इसको पहले हमारे झारखंड के जमीन को बचाने पड़ेंगे। जमीन बचेंगे तो झारखंडी बचेंगे। आज अगर जमीनें पूरा धस जाए वो रहेंगे कहाँ? इस हाल को बचाने के लिए सबको मिलना है और हमें लगता है इसका जरूरी है। जी चलिए सुशांतो जी, आपने अपनी बातें रखी। कमल जी, आप भी कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जो हिम्मत की बात है, मुख्यमंत्री जी ने इस राज्य में अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर दिया, उन पर सवाल उठाने का जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि उस क्षेत्र में जितने एमपी हैं, एमएलए हैं, सारे लोग की जिम्मेवारी बनती है कि अवैध खनन पर वो भी अपनी बात को रखे कि आखिर अवैध खनन, क्योंकि वो तो सब क्षेत्र घूमते ही होंगे, सब जगह उनके वोटर हैं ही, तो उनकी जिम्मेवारी तो बनती है कि किसी भी कीमत पर किसी की जान न जाए, इस सुनिश्चित करने का काम उनका भी है। केवल एक आदमी का जिम्मेवारी तो है नहीं, इस राज्य के प्रत्येक उन लोगों का जिम्मेवारी है जो राजनीतिक तौर पर बहुत आगे हैं। लेकिन वो लोग इसमें पता नहीं उनकी क्या मंशा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि हेमंत जी का जो हिम्मत है और जो सरकार गठबंधन की चल उसकी हिम्मत पूरी है, और निश्चित रूप से उसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर सजा होगी। देखिए बिल्कुल प्रतुल जी, आपने कमल जी को भी सुना और सुशांतो जी को भी सुना। उनका आ रहे आपके पास ही आ रहे। एक बार उन्होंने कहा है कि सरकार को भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है और ऐसे में केंद्र सरकार को भी साथ आने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं कोयला का अगर हम बात करें तो सीआईएसएफ के अंडर में भी आता है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि केंद्रीय स्तर पर भी कुछ एक्शन लेने की जरूरत है? क्योंकि लगातार कोयला माफिया बेलगाम नजर आ रहे हैं। आम जनता लोगों के वहां पे जो रहते हैं झरिया में, चाहे बात कर ले पूरे धनबाद में, उनकी मौतें हो रही है, लगातार आंकड़े समझ में आ रहे हैं, घर भूधसान हो जाता है। इन तमाम तरह के क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि केंद्रीय स्तर पर भी कोई एक्शन हो? देखिए, सबसे पहले जो बंद पड़ी खदानें, मैं फिर से आपके सामने चैनल में दूसरी बार क्लैरिफाई कर रहा हूं, बंद पड़ी खदानें जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को सूचित करके लौटा देती है, वो उसके बाद राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर वहां अवैध खनन हो रहा है, केंद्र सरकार ने तो सरेंडर कर दिया जमीन को। सुशांतो जी ने ठीक कहा कि उसका वापसी में बहुत प्रक्रिया में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अंकिता जी ये सारे जमीन का अधिग्रहण 50 वर्ष 40 वर्ष पूर्व हुआ है, और उसके बाद जो डीड बनता है और जो ट्रांसफर प्रक्रिया अभी ऑनलाइन किसका दिखा रहा है, इसको लेकर ये प्रॉब्लम आता है। राज्य सरकार को इसे सुलझाने की आवश्यकता है। और माइंस को हम फिल करके देखते हैं, उसके बाद अगर माइंस में ये गड्ढा कोड़ देते हैं
तो इसमें राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। देखिए पूरे चीज में प्राइमरी ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्राथमिक जो जिम्मेवारी है वो राज्य सरकार की बनती है अवैध कोयले के खनन को रोकने की। अवैध कोयले के खनन को मैं कह रहा हूँ, जहां केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले उपक्रम समय की कमी है, थोड़ा कम शब्दों में इसे खत्म। हाँ, उपक्रम जहाँ वहां CISF की तरह की है वहाँ केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है और पुलिस का ये प्राइमरी काम है कि जो कोयला चोरी है उसको रोके। सांसद विधायक का काम दिया गया है, उसमें ये कोयला चोरी रोकना नहीं है, लेकिन आप एक कदम आगे बढ़ाएं, हमारे सांसद विधायक 4 कदम आगे बढ़ाएंगे इस चोरी को रोकने के लिए। पहला कदम तो लीजिए साहब। और मुख्यमंत्री जी का हम भी सहमत है, हेमंत है तो हिम्मत है उनका नारा है, पर ये तो उनकी ही पुलिस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि पुलिस दबाव में आ जाती है, तो हिम्मत कहाँ चलेगी अंकिता जी। चलिए बिल्कुल देखिए, और साफ तौर पर आपने देखा हमारे गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ था, बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल जी जुड़े थे। प्रतुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। CPI-ML से सुशांत मुखर्जी जी हमारे साथ जुड़े थे, सुशांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से कमल ठाकुर जी जुड़े हुए थे, कमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर अगर सत्ता पक्ष की हम बात करें, उन्होंने कहा है कि सरकार को भी आगे आने की जरूरत है, केंद्र सरकार को भी आगे आने की जरूरत है, ताकि इस तरह के मामलों पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगे। और आने वाले झरिया का जो मामला है, ASI की जिस तरीके की पिटाई हुई, उनकी पत्नी की पिटाई की गई है, अब इस मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या कुछ तथ्य निकल के सामने आते हैं, पुलिस की मुस्तैदी लगातार घटनास्थल पर बनी हुई है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।